एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीएससी पे। आज इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। मैं आपके लिए एक नई सीरीज लेके आया हूं जिसमें मैं मध्य प्रदेश की जीके आपको पूरी पढ़ाने वाला हूं। यह हमारा लेक्चर पहला है। ठीक है, इसी प्रकार से मैं प्रतिदिन आपके लिए लेक्चर 2, 3, 4 के माध्यम से आपको पूरी जीके पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, इसमें हम परीक्षा धाम पुस्तक है उसका पूरा एनालिसिस करेंगे और उससे जुड़ी हुई पूरी मध्य प्रदेश की जानकारी एकत्रित करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो नई पुस्तक आई है उसके थ्रू हम पूरी जीके एमपी की पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके साथ ही मैं इसी चैनल पर डेली एमपी की जो प्रीलिम्स की यूनिट 10 है जनजातियों से जुड़ी हुई, उसकी भी वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो 5th एडिशन है परीक्षा धाम का वो इस प्रकार का है। तो हम जो नई पुस्तक है उसी का रिव्यू इसमें करने वाले हैं और अच्छे से उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिसके पास में चौथा संस्करण है वो भी चल जाएगा, लेकिन अगर आप नई पुस्तक खरीदना चाह रहे हैं और मेरे से पढ़ना चाह रहे हैं तो आप परीक्षा धाम भी लेके आ सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारा पहला टॉपिक है मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, तो उसके अंतर्गत हम इसमें जानेंगे कि मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है, मध्य प्रदेश की प्रशासनिक स्थिति क्या है, राजनीतिक स्थिति, न्यायिक स्थिति और आर्थिक स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। तो अब सबसे पहले चर्चा करते हैं कि मध्य प्रदेश का जो सामान्य नाम या गठन कब हुआ था। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ठीक है, आपको याद होना चाहिए कि 1953 में फजल अली आयोग की स्थापना होती है जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, और 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया जाता है। तो उनमें से मध्य प्रदेश एक था। इससे पूर्व मध्य प्रदेश जो था मध्य प्रांत, मध्य भारत एवं विंध्य प्रदेशों में बटा हुआ था, जिनकी राजधानियां अलग अलग थीं, जिसे हम आगे चर्चा करेंगे कि किसकी राजधानी कौन सी। जैसे मध्य प्रांत था, ठीक है, और क्या बोलते हैं, मध्य भारत का प्रांत था विंध्य प्रदेश, प्रदेश की जो राजधानी थी रीवा क्षेत्र हुआ करता था। ठीक, इसी प्रकार से हम इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। इसके बाद में ये और जान लेते हैं कि 2025 में सरकार द्वारा एक नवीन घोषणा की गई है कि जो 1 नवंबर है उसको अवध मध्य प्रदेश के नाम से मनाया जाएगा। एक नया दिवस मनाया जाएगा जिसे मध्य प्रदेश अभ्युदय बोलते हैं। इससे जुड़ा हुआ एक करंट अफेयर्स है कि मध्य प्रदेश में अभ्युदय समिट कहाँ की गई। तो 25 दिसंबर को ग्वालियर में, मध्य प्रदेश जो अवध समिट थी 25 दिसंबर को ग्वालियर में मेला, जो व्यापारिक मेला होता है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला ग्वालियर में आयोजित होता है, उस समय 25 दिसंबर को होती है अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म तिथि। उस उन्हीं के उपलक्ष्य में, जिसके जिसके उपलक्ष्य में राष्ट्र द्वारा राष्ट्रीय स्वशासन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है। उसके समय पर इसकी समिट का आयोजन किया गया था। इसके बाद चलो हम चर्चा करते हैं और जो सामान्य है कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन होता है। उसकी जो भाग डिफाइंड ABC पार्ट में जो डिवाइड था उसको संगठित करके, उसके साथ ही जो अंतिम मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था वो 1 नवंबर सन 2000 में हुआ था। इससे छत्तीसगढ़ राज्य हो गया था, जो मध्य प्रदेश से 16 जिले अलग होकर एवं 3 संभागों को अलग होकर बनाया गया था। ठीक है, उस समय पूछ लिया जाता है कि उस समय मध्य प्रदेश के वो कौन थे मुख्यमंत्री। तो दिग्विजय सिंह जी हमारे उस समय पे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, आगे चलते करते हैं कि मध्य प्रदेश का नामकरण किसने करा था। तो हमारे जो प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे उनके द्वारा मध्य प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश किया गया था। ठीक है, मध्य प्रदेश को विभिन्न संस्कृतियों के माध्यम से या बहुत सारी विविधताओं के माध्यम से इसके हर एक क्षेत्र को नई नई राजधानियों के रूप में भी जाना जाते हैं, जिसके लिए हम चर्चा कर लेते हैं कि कौन सी राजधानी मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है। जैसे प्रशासनिक राजधानी, जो भी हमारा पूरा प्रशासनिक कार्य होता है वो कहाँ से संचालित होता है, भोपाल से। संस्कार की राजधानी, क्योंकि माँ नर्मदा का तट है, ठीक है, बेड़ाघाट तट है और जो मुख्य क्षेत्र है इसलिए इसको संस्कार राजधानी भी कहा जाता है। इसी के साथ में आर्थिक व खिल राजधानी, तो जो इंदौर वाला क्षेत्र है हमारा, तो वो आर्थिक राजधानी है, क्योंकि इसको मिनी मुंबई के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में मिनी मुंबई या मध्य प्रदेश की मुंबई किसे कहते हैं, तो इंदौर को कहते हैं। ऊर्जा राजधानी सिंगरौली, क्योंकि यहाँ पे जो प्लांट लगाया गया है विंध्याचल वाला प्लांट है, तो उसको उसी के कारण, क्योंकि यहाँ पे लगभग जो बिजली उत्पादित होती है वो 4000 मेगावाट से भी अधिक होती है इस प्लांट से, एक ही प्लांट से। तो जिसके कारण से इसे भारत की ऊर्जा राजधानी भी सिंगरौली को ही बोला जाता है। ठीक है, यहाँ बेडन क्षेत्र है वहाँ पर,
बिडन क्षेत्र वहाँ पर ग्रीष्मकालीन राजधानी, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो राजधानी भोपाल क्षेत्र, ठीक है, तो वो क्या रहता है कि थोड़ी गर्म हो जाती है गर्मी के दिनों में, तो उन्होंने पचमढ़ी जो पास वाला क्षेत्र है तो ऐसा नाम दे दिया जाता है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या हो जाएगी हमारी पचमढ़ी, क्योंकि थोड़ा ठंडा रहता है उस समय पे। संगीत की राजधानी, पहले ये सतना जिले के अंदर आता था मैयर, अब इसको अलग से एक नया जिला बना दिया गया है। तो मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी क्या है, मैयर। और शैल चित्र, जो हमारे पाषाणकालीन हमें जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जो पेंटिंगें प्राप्त होती हैं, वो कहाँ से प्राप्त होती हैं हमें, भीमबेटका से, जो कि रायसेन जिले में आती है, भोपाल के पास में अवस्थित है, रायसेन जिले में अवस्थित है लेकिन, तो वहाँ से हमें पाषाणकालीन चित्र प्राप्त हुए हैं, इसलिए भीमबेटका को चित्रकला या चित्रकला की राजधानी कहते हैं। इसी के साथ में हम मध्य प्रदेश के कुछ उपनाम भी हैं, क्योंकि यहाँ पर जो विविधता पाई जाती है उसी के आधार पर, जैसे कि हम भारत के मध्य में पाए जाते हैं इसलिए हृदय प्रदेश कहते हैं। हीरे का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में, इसलिए हीरा प्रदेश भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं तो मध्य प्रदेश को वनों का राज्य भी कहते हैं। तेंदुओं की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है तो उसे तेंदुओं वाला राज्य भी कहते हैं। भेड़ियों की संख्या भी पाई जाती है सबसे अधिक, तो उसे भेड़ियों का राज्य या वुल्फ स्टेट भी कहते हैं। ठीक है, चीतों की संख्या अधिक पाई जाती है मध्य प्रदेश में, से चीता राज्य भी कहते हैं। टाइगर, बाघों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है तो इसलिए इसको टाइगर स्टेट भी कहते हैं। और बहुत सारी नदियां मध्य प्रदेश से निकलती हैं, इसलिए इसे नदियों का मायका भी कहा जाता है। तेंदुपत्ते का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है तो इसको तेंदुपत्ता राज्य भी कहते हैं। गिद्धों की संख्या भी पाई जाती है तो यहाँ गिद्ध राज्य भी कहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान सबसे ज़्यादा हमारे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, इसके बाद में इसका नंबर आता है अंडमान और निकोबार का, इसलिए इसे राष्ट्रीय उद्यानों का राज्य भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व भी कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में 9 टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके घड़ियाल चंबल सेंचुरी है जो हमारी घड़ियालों के लिए बहुत फेमस है, तो घड़ियाल राज्य भी है। और सोया स्टेट, सोयाबीन का बहुत ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में दालों का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है, इसलिए इसे सोया स्टेट के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, तो आगे चलिए और चर्चा कर लेते हैं हम। एक बार ये हमारा मध्य प्रदेश का मैप है तो हम पूरा सा जान लेते हैं। जो नवीन मैप है, मध्य प्रदेश में कितने ज़िले हो चुके हैं, 55 ज़िले हो चुके हैं। ठीक है, 55 ज़िले हैं मध्य प्रदेश में, 10 संभाग हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, ये देखिए जो अभी नवीन ज़िले बने हैं, जैसे कि पाडोना बना है हमारा, महूगंज बना है, मैयर बना है। ठीक है, ये नई नवीन ज़िले हैं। तो वैसे ये सीमा पूछ लेते हैं कि मुरैना की सीमा किन दो स्टेटों से मिलती है, तो किससे मिलती है, यूपी से भी मिलती है और राजस्थान से भी मिलती है। ये पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा जिला है जो 2 बार एक राज्य से सीमा साझा करता है, तो वो कौन सा हो जाता है, रतलाम। दो तरफ से राजस्थान से सीमा साझा करता है। उसके बाद में एक ऐसा पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा, मुरैना के अलावा ऐसा कौन सा जिला है जो यूपी और राजस्थान से सीमा साझा करता है, तो वो सीबरी हो जाता है, क्योंकि ये इधर यूपी से सीमा साझा करता है, इधर किससे साझा करता है, राजस्थान से। उसके बाद में पूछा जाता है गुजरात और महाराष्ट्र से सीमा साझा करने वाला राज्य कौन, वो जिला कौन सा है, तो अलीराजपुर हुआ। गुजरात और राजस्थान से सीमा साझा करने वाला झाबुआ हुआ। उसके बाद में ये पूछा जाता था कि बालाघाट जो है वो किन दो राज्यों से सीमा साझा करता है, तो इधर महाराष्ट्र हो गया और ये छत्तीसगढ़ हो गया। इसी प्रकार से सिंगरौली के बारे में पूछ लिया जाता है कि यह किन 2 राज्यों से सीमा साझा करता है, इधर उत्तर प्रदेश हो गया और यहाँ पे छत्तीसगढ़ हो गया। ऐसे इससे जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपसे एक नया क्वेश्चन पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला, तो मुरैना हो गया। सबसे पूर्वी जिला तो सिंगरौली हो गया। सबसे दक्षिणी जिला तो बुरहानपुरा हो गया। और सबसे पश्चिमी जिला तो अलीराजपुर हो गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा। अब इस पर आगे चर्चा करते हैं। ठीक है, जिसमें बताया गया कि मध्य प्रदेश के जो प्रतीक हैं वो पूछ लिया जाता है। देखो सीधा नहीं पूछा जाएगा कि कौन, पूछा तो जाता है लेकिन कई बार इनके क्या वैज्ञानिक नाम भी पूछ लिए जाते हैं, तो हमें यहाँ पर भी फोकस करना होता है। ठीक है, और कहाँ पाए जाते हैं ये भी हमें देख देख के रखना है। ठीक है, तो बारहसिंगा के बारे में पूछे तो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, तो बारहसिंगा है। जिसे क्या बोला जाता है, जिसे रूस वर्ष डुआसेली भी कहा जाता है, इसका वैज्ञानिक नाम है। इसकी प्रजाति कौन सी है, तो ब्रेडी प्रजाति के पाया जाता है, जिसे सर्वडी भी कहते हैं। साथ में इस ये बाहुल्य क्षेत्र में कहाँ पाए जाते हैं, तो कान्हा-किसली नेशनल पार्क, जो हमारे मध्य प्रदेश का सबसे पहला नेशनल पार्क है, वहाँ पे पाया जाता है, जो कि बालाघाट और मंडला की सीमा पर अवस्थित है। इसे जो हमारा राजकीय पशु कब घोषित किया गया था, तो 1981 में इसे मध्य प्रदेश का राजकीय पशु घोषित किया गया था। और 2017 में इसके लिए एक शुभंकर लॉन्च किया, मैस्कॉट लॉन्च किया, जो किसने किया था, रोहन चक्रवर्ती जी हैं, उनके द्वारा यह लॉन्च किया था 2017 में। इसको एक शुभंकर दे दी गई, जिसे भूर सिंह द बारहसिंगा भी कहते हैं। अगले उस पर चलते हैं हम कि मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प, तो सफ़ेद लिली को मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कहते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम है लिलियम कैंडिडम।
ठीक है। इसको जो प्रजाति है जो जिस कुल से आती है उसको बोलते हैं लिलिएसी। ठीक है, ये हमारे संपूर्ण मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अगले उस पर चलते हैं कि मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। दूधराज, इसको शाह बुलबुल भी कहते हैं, इसका जो अन्य नाम है शाह बुलबुल या पैराडाइज फ्लाई कैचर। ठीक है, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है तो इसका नाम है टर्पसिपोनी प्राइडाइज से, यहीं से पैराडाइज फ्लाईक्रेचर बना है, फ्लाईक्रेचर बना है, तो इसको टर्पसिफोनी पैराडाइज से कहते हैं। ये मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, जो हमारा पश्चिम मध्य प्रदेश है वहाँ पर जो धार, सेलेना और रतलाम, इनके लिए मुख्य रूप से क्या बनाए गए हैं, अभ्यारण्य बनाए गए हैं, तो उनमें ये देखा जाता है। इसे भी कब घोषित किया गया था, तो 1981 में ये इस प्रकार का दिखता है, आपने देखा भी होगा। उसकी बहुत लंबी पूंछ सी होती है जो पंखों की बनी हुई होती है। आगे चलते हैं हम, मध्य प्रदेश की राजकीय मछली, तो मध्य प्रदेश की जो महासीर है उसको मध्य प्रदेश की राजकीय मछली कहा जाता है, जैसे टोर पिटोरा भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, टोर पिटोरो भी कहते हैं। ठीक है, और ये किस प्रजाति से आती है, सिर्फ टोर प्रजाति से आती है, जो मुख्य रूप से देखी कहाँ जाती है, जो खंडवा और खरगोन का क्षेत्र है नर्मदा नदी में। ठीक है, ओमकारेश्वर में मुख्य रूप से देखी जा सकती है, तो वहाँ पे बहुमूल्य मात्रा में देखी जाती है। और इसे घोषित कब किया गया था, तो 2011 में इसे घोषित किया गया था। और इसके लिए एक प्रजनन केंद्र भी स्थापित किया गया है, कहाँ स्थापित किया गया है, बड़वा में। ठीक है, खंडवा और जो खरगोन के क्षेत्र के आसपास में जो बड़वा क्षेत्र है, तो वहाँ पर इसका लिए एक प्रजनन केंद्र भी स्थापित किया गया है। ठीक है, अब एक बार हम देख लेते हैं कि हम पढ़ते हैं कि मृग क्या होते हैं, एंटीलोप क्या होते हैं। क्या रहता है कि जो हिरण को ही एंटीडर्ट्स बोलते हैं और मृग होता है उसको एंटीलोप्स बोलते हैं। ठीक है, हिरण क्या होते हैं, अपने हर वर्ष सींग गिरा देते हैं। ठीक है, जो हिरण होते हैं अपने हर वर्ष सींग गिरा देते हैं, लेकिन जो एंटीलोप होते हैं इसी इन्हीं के मृगों के लिए इनके लिए इनका वो करते हैं, लोग शिकार करते हैं एंटीलोप, तो ये गिराते नहीं हैं और बहुत मात्रा में ब्लैक मार्केट में बेचे जाते हैं, इसलिए लोग इनका शिकार करते हैं। लेकिन हिरण क्या गिरा देते हैं तो लोग इनका शिकार नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए क्योंकि ये कानूनी अपराध हैं। ठीक है, तो जो हर वर्ष सिंह गिरा देते हैं तो वो हमारे हिरण के रहते हैं। ठीक है, एंटलर्स बोलते हैं, लर्स बोलते हैं। और जो एंटीलोप जो होते हैं वो मृग कहलाते हैं, जो अपने आजीवन तक गाय भैंसों की तरह अपने सिंह अपने सर पर रखते हैं। ठीक है, अगले उस पर चलते हैं कि मध्य प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वो क्या है। तो वनस्पति जो बरगद का वृक्ष है हमारा, उसको क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश का राजकीय, ये हमारा जो मध्य प्रदेश का लोगो है ना उसमें भी हमें देखने को मिलता है। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेनेगेलिसिस। क्या है, फाइकस बेनेगेलिसिस। ठीक है, उसके बाद में वही प्रजाति कौन सी होती है, जो किसी का भी जो प्रजाति होती है उसका नाम पहले जुड़ता है हमेशा। जैसे कि हम टोर टोर पढ़ रहे थे, टोर सिबरसोर, तो उसमें टोर उसकी प्रजाति हो रही थी। इस कहाँ पाया जाता है, तो ये संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, तो इसे घोषित कब किया गया था, तो इसे घोषित किया गया था हमारा 1981 में हमारा राजकीय पशु भी घोषित किया गया था, साथ में हमारा राजकीय पक्षी भी घोषित किया गया था और हमारा राजकीय वृक्ष भी घोषित किया गया था। और हमारी जो मछली थी वो 2011 में घोषित की गई थी। ठीक है, अगला आता है मैं ये कहा है, और इसके लिए आपने देखा होगा कि बरगद पार्क की स्थापना की गई है, कहाँ पे की गई है, बड़गोंदा में, इंदौर के पास में बड़गोंदा क्षेत्र है, वहाँ पे इसकी स्थापना की गई है। पहला बरगद पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया, इंदौर के पास बड़गोंदा में। अब चलते हैं हम, मध्य प्रदेश का राजकीय फल, फल क्या है, आम है। ठीक है, वो बहुत सुर्खियों में रहता है, जैसे सुंदर रजा आम हुआ हमारा। ठीक है, नूरजहां आम हुआ, सुंदर रजा आम, जैसे इसमें लिखा भी है, जो सुंदर रजा आम है वो रीवा का जीआई टैग है, नूरजहां आम है वो अलीराजपुर का जीआई टैग है। ये मुख्यतः जो हमारे अरब देश हैं उनमें भी निर्यात किया जाता है बहुल मात्रा में, और कहाँ पाया कहाँ जाता है, संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और आम से इसका और जो इसका वनस्पतिक नाम है वो क्या है, मैग्नीफेरा इंडिका। इसके साथ हम और देख लेते हैं कि जो रीवा का गोविंदगढ़ क्षेत्र है वहाँ पे इसके लिए आम अनुसंधान केंद्र भी स्थापित किया गया है। अब है हमारा राजकीय खेल, राजकीय खेल क्या है हमारा, जो मुख्य रूप से जो उज्जैन में वो किया जाता था, प्रैक्टिस किया जाता है, लेकिन इसे अब संपूर्ण मध्य मालवा में भी ये प्रैक्टिस किया देखा जाता है। इसे 2013 में मतलब राजकीय खेल घोषित किया गया। और जो मलखम्ब अकेडमी है वो भी कहाँ स्थापित की गई है, उज्जैन में स्थापित की गई है। और इसके लिए जो पुरस्कार प्रदान किया जाता है वो दिया जाता है प्रभास जोशी सम्मान, मलखम्ब के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये एक राष्ट्रीय लेवल के जो पुरस्कार है उनमें भी शामिल किया गया है। ठीक है, जो राष्ट्रीय लेवल पर हमारे पुरस्कार दिए जाते हैं, अगर अर्जुन अवार्ड हुआ और अन्य जो पुरस्कार होते हैं, तो उसमें भी अगर कोई खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करता है लगातार 3 वर्षों तक इस प्रतिस्पर्धाओं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो उसको भी इसके अंतर्गत पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अगले उस पर चलते हैं हम
कि राजकीय फसल, क्योंकि हमें सोया स्टेट के नाम से भी हम जाने जाते हैं, तो हमारी राजकीय फसल क्या है, सोयाबीन है। गलती से क्या है, हम क्या लगा देते हैं, कभी कभी गेहूं या धान लगा देते हैं, ठीक है, लेकिन ये नहीं है हमारी। तो मुख्य रूप से क्या हमारी राजकीय फसल सोयाबीन है। तो देखो जितनी भी दालें आती हैं ना, तो लेगुमिनेसी जो वो होती है, क्या बोलते हैं, फैमिली, उससे आती हैं। इसका जो वानस्पतिक नाम है ग्लाइसिन मैक्स, क्या है, ग्लाइसिन मैक्स है, ठीक है। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि इसकी जो फलियां होती हैं वैसे एक्स के समान होती हैं, तो क्या हो गया इसका वानस्पतिक नाम, ग्लाइसिन मैक्स, ठीक है। उत्पादक क्षेत्र सबसे ज़्यादा क्या है, मालवा का क्षेत्र, तभी तो सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र है जो उज्जैन में अवस्थित है। और राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, आपने आईटी पार्क देखा होगा, इंदौर का खंडवा रोड है, वहाँ पे इसका राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है, ठीक है। और सबसे पहले अगर सोयाबीन कहीं से एमपीपीएससी 2024 में पूछा गया था क्वेश्चन, कहाँ पे उत्पादित किया गया था सबसे पहले, तो देवास में उत्पादन करना इसका प्रारंभ किया गया था। अगर हम किसी किस्मों की बात कर लें, समृद्धि, प्रसाद, प्रतिकार, अहिल्या, अलंकार, ये और पूछ लिया था, पेपर में पूछा भी गया कि अलंकार या अहिल्या किसकी किस्में हैं, तो ये किसकी हैं, सोयाबीन की किस्में हैं, ठीक। अब चलते हैं ऑरेंज ऑकलीफ, ये क्या है, हमारी तितली है, ठीक है। एक तितली है जो मुख्य रूप से हमारे मध्य प्रदेश के अमरकंटक व पचमढ़ी वाले क्षेत्रों में देखी जाती है। तो यहाँ पर तितली पार्क की भी स्थापना की गई है, ठीक। कोई पूछ ले आपसे कि तितली पार्क की क्या स्थापना की है, तो पचमढ़ी के आसपास में तितली पार्क की स्थापना की गई है। तो इसका नाम क्या है, ऑरेंज ऑकफील है, वैज्ञानिक नाम है कलिम्मा इनाचस, क्या है, कलिम्मा इनाचस, ठीक है। अन्य नाम क्या है, डेड लीफ बर्ड फ्लाई, ठीक है, डेड लीफ बर्ड फ्लाई, जो पत्तियां होती हैं, ठीक है, उन उन पर मंडराती रहती है, ठीक है। क्षेत्र कहाँ है, अमरकंटक और पचमढ़ी मुख्य रूप से ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, तो पचमढ़ी भी हमारा 1350 मीटर ऊंचाई पे है, अमरकंटक भी 850 की ऊंचाई के आसपास पाया जाता है, तो वहाँ पर देखी जाती है। इसको मध्य प्रदेश की तितली का दर्जा दिया गया है, कब दर्जा देने के लिए प्रस्तावित है, 2025 में इसको प्रस्तावना भेजी गई थी। अगले उस पर चलते हैं हम टॉपिक पर। अगला टॉपिक है हमारे मध्य प्रदेश के जो नाट्य हैं, नृत्य हैं, उनसे जुड़ी हुई। तो जो मालवा में परफॉर्म किए जाने वाला नाट्य माच, उसको हमारे मध्य के कई क्षेत्रों में भी माच परफॉर्म किए जाते हैं, लेकिन जो स्पेशली मालवा क्षेत्र में जो माच का परफॉर्म किया जाता है ना, ठीक है, कई रूपों में, तो वो क्या है, हमारे राज्य का राजकीय नाट्य है, जो मालवी लोक जीवन पर आधारित है। इसके जो मुख्य कलाकार थे, सिद्धेश्वर सेन हैं, ओम प्रकाश शर्मा जी हैं। ओम प्रकाश शर्मा जी को पद्मश्री भी प्रदान किया गया है इस क्षेत्र में, ठीक है। ये हमारा 2021-22 का करंट अफेयर्स था, उसमें ओम प्रकाश शर्मा जी को पद्मश्री भी प्रदान किया गया था। उसके बाद में अब हमारा आता नृत्य, तो जो बुंदेलखंड में राई नृत्य, बुंदेलखंड, बघेलखंड, अन्य क्षेत्रों में भी परफॉर्म किया जाता है, लेकिन जो बुंदेलखंड का राई नृत्य है उसको राजकीय नृत्य का दर्जा दिया गया है, ठीक है। जो इसमें ये भी पूछ लिया जाता है किसका वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो मृदंग वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जो तेज गति से जो बेड़िया जनजाति है, ठीक है, बेड़िया जनजाति के जो लोग हैं उनके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। ये विमुक्त घुमंतु उन प्रजातियों में से आते हैं, तो जो हमारे मध्य प्रदेश में हम पढ़ने को भी मिलती हैं, तो उनके द्वारा ये प्रयुक्त किया जाता है। तो और उसके बाद 15वीं शताब्दी में कुछ गीत लेके रचे गए थे, ठीक है, तो उनका भी इसमें उल्लेख करते हैं, जिन्हें छिताई चरित्र के रूप में भी गाया जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं उस ग्रंथ को, क्या बोलते हैं, छिताई चरित्र में राई नृत्य का उल्लेख मिलता है, ठीक है, उस समय पे। अब हमारा पद्मावत ग्रंथ में भी राई नृत्य का भी, पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई थी, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखी गई थी, जिसमें रानी पद्मिनी के बारे में चर्चा थी। अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रकार से मेवाड़ के उस क्षेत्र में राजा रतन सिंह के समय पर आक्रमण किया था, उस सब के बारे में बताया गया था। इस पर कई बार विवाद भी रहता है। इसके मुख्य कलाकार कौन से हैं, ज्ञानेश्वरी, जो कि ज्ञानेश्वरी देवी जी हैं, जो कहाँ की हैं, कटनी की हैं मुख्य रूप से। आगे समाचार में जो बने उस समय, क्या अभी इनका हाल में निधन हुआ है किनका, राम सहाय पांडे जी का। इनको भी क्या है कि पद्मश्री प्रदान किया गया था उस समय पे, जब ओम प्रकाश शर्मा जी को भी किया गया था ना, उस समय करंट अफेयर्स में था, इनको भी प्रदान किया गया था, जो कि किससे थे, सागर जिले से संबंधित थे। इनका अभी अप्रैल में, इनको हमें एमपी करंट अफेयर्स के लिए भी करके जाना है, ठीक है। अभी इनका हाल में निधन हो चुका है, ठीक है। किस जिले से थे, सागर जिले से थे। किससे जुड़े हुए थे, राई नृत्य से जुड़े हुए थे। राई नृत्य क्या है, तो मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है। और आपसे पूछ लिया जाए तो नाट्य कौन सा है, तो माच हमारा राजकीय नाट्य, ओम प्रकाश शर्मा जी इनसे जुड़े हुए थे। अगले उस पर चलते हैं, उसके बाद में ये है। तो राई नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जा रहा है, मृदंग और ढोलक,
ठीक है। ढोलक क्या है, दोनों तरफ से इसका एक थोड़ा सा छोटा होगा और एक तरफ का बजाने वाला बड़ा होगा। जबकि मृदंग क्या होता है, ऐसा होता है डमरू टाइप का होता है, एक तरफ से बिल्कुल छोटा, एक तरफ से उससे थोड़ा बड़ा होता है और आकार में बीच में अधिक मात्रा में गोल होता है और फिर उसके बाद उसकी गोलाई कम होती चली जाती है। ठीक है। अगला है हमारे राज्य का राजकीय चिन्ह। देखो मैंने आपको बताया था कि जो हमारे राजकीय चिन्ह के अंदर क्या दिखाई देता है आपको, बरगद का वृक्ष दिखाई देगा। ठीक है। उसके आसपास में हमें स्तूप, स्तूप के ऊपर की जो नोक होती है वो भी दिखाई देगी, गेहूं और धान की बालियां दिखाई देगी और हमारा अशोक स्तंभ भी दिखाई देगा, वो इसमें लिखा होगा। देखिए ये 24 स्तंभ, स्तूप दिखाई देते हैं। इनकी जो संख्या होती है कितनी होती है, कभी पूछ लिया जाए आपसे, 24 स्तूप होते हैं। एक वृत्त की आकृति होती है जिसमें मध्य प्रदेश शासन लिखा रहता है और सत्यमेव जयते लिखा रहता है। गेहूं और धान की बालियां होती हैं। ठीक है। उसके बाद में जो हमारा अशोक स्तंभ है उसमें सिंह की आकृति भी ली गई है और मध्य में बरगद का वृक्ष लिया गया है। अब हम चलते हैं मध्य प्रदेश के गान के, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आस है, मेरा मध्य प्रदेश है। तो इसकी जो घोषणा की गई थी 2010-11 में और इसे 2013 के आसपास में अपना लिया गया था। जो रचनाकार थे हमारे तो महेश श्रीवास्तव जी थे, संगीतकार थे तो सुनील झा जी थे और शांतनु, ये हमारे गायक थे। ये हमारे मध्य प्रदेश की हैं और जो हमारे मध्य प्रदेश में प्रारंभ रूप से जो पहले स्वच्छता अभियान के लिए जो गीत दिए गए थे तो शान जी ने दिए थे, शांतनु मुखर्जी ने। इंडियन आइडल वगैरह में आपने देखा होगा इनको। उसके बाद आज चलते हैं हम, अब हम चलते हैं मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक विस्तार है वो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश देखो भौगोलिक विस्तार है तो मध्य प्रदेश हमारा पूर्वी गोलार्ध में पाया जाता है और पूर्वी गोलार्ध के उत्तरी भाग में या उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, तो उसी के हिसाब से हमारी है। तो हमारी जो अक्षांश स्थिति है 61 डिग्री से लेकर 61 डिग्री 6 मिनट से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट की अक्षांशीय स्थिति है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में। उसके बाद में हम देशांतरों में जाएंगे तो 74 डिग्री 9 मिनट से लेकर 82 डिग्री 48 मिनट तक हमारी देशांतरी स्थिति पाई जाती है, जो मुख्य रूप से हमें जो पूरब से पश्चिम के लिए हमारी जो दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर हम अलीराजपुर से स्टार्ट करें और सिंगरौली तक जाएं तो हमारी कितनी पड़ेगी, ये 870 किलोमीटर। और हम इधर मुरैना वाले क्षेत्र से लेकर बुरहानपुर या बैतूल वाले क्षेत्र तक जाएं तो कितनी पड़ेगी हमें, 605 किलोमीटर। तो ये लिखा हुआ है उत्तर से दक्षिण 605 किलोमीटर की दूरी है, तब पश्चिम से पूरब की 870 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है। और आपने जब ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो उसमें एक बात बताई जाती है कि जब हम 1 डिग्री देशांतर चलते हैं ना तो हमें 4 मिनट का समय लगता है। यह समय 4 मिनट बढ़ जाता है क्योंकि हमारे यहाँ मध्य से वो निकलती है, क्या निकलती है, हमारी IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो 82 डिग्री 30 मिनट पर निकलती है। ठीक है। और हम यहाँ से 74 से स्टार्ट हो रहे हैं कहाँ तक, 82 48 तक। ठीक है। जो हमारे बीच की जो टाइम है उस हिसाब से हमारा जो पूरब से ले पश्चिम से लेकर पूरब में 34 मिनट का अंतराल होता है। ठीक है। 34 मिनट का अंतराल क्यों होता है कि ये 74 से लेकर 82 तक है तो 8 आ गया और 8 में गुणा करेंगे हम 4 का। ठीक है। तो कितना आ गया 32, उसके साथ में यहाँ पे कितना था हमारा 74 9 और यहाँ पे कितना पहुँच गया 48, तो उनके बीच का जो 2 मिनट का समय और है वो और हमें मिल जाएगा। लगभग हमें 30 30 सेकंड का वो समय मिल जाएगा, इसके कारण हमारी 2 मिनट की मतलब आधा हमें देशांतर मिल गया, जिससे 2 मिनट की दूरी और बढ़ गई, जिससे हमारी कितनी आ जाती है 34 मिनट का अंतर आ जाता है। ठीक है। पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में जो ज्योग्राफी में प्रारंभिक रूप में जब अक्षांशीय और देशांतरीय पढ़ाया जाता है ना तो वो उससे हमें ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि इंटरनेशनल डेडलाइन क्या है, इंटरनेशनल टाइमलाइन क्या है। 0 डिग्री को 0 डिग्री देशांतर को इंटरनेशनल टाइम जोन बोलते हैं। ठीक है। और 180 डिग्री जो वो है देशांतर, उसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या इंटरनेशनल डेडलाइन भी कहा जाता है। ठीक है। आगे चर्चा करते हैं। तो ये बताया गया कि जो IST कहाँ से निकलता है, सिंगरौली जिले से निकलता है 82.5 डिग्री पर। अब उसके बाद में ये पूछ लिया जाता है कि जो हमारा 82.5 डिग्री है उसके सबसे नज़दीक कौन सा है। तो देख रहे हो आप कौन सा स्थित है, अगर इसके अलावा तो सबसे ज़्यादा नज़दीक कौन सा दिखाई दे रहा है हमें, रीवा दिखाई दे रहा है। ठीक है। और तो सब बहुत दूर दूर हैं। ठीक है। ईस्ट ईस्ट रीज में पाए जाते हैं हमें। ये एक ब्रीफली सबसे दक्षिणम बिंदु में इससे पहले चर्चा कर चुका हूँ, हमारा बुरहानपुर हो गया। सबसे पश्चिमी बिंदु क्या हो गया, हमारा अलीराजपुर हो गया। मुरैना जिला सबसे उत्तरी हो गया और सिंगरौली हमारा सबसे पूर्वतम जिला हो गया। ठीक है। इनकी सीमाएं भी हम चर्चा कर चुके हैं, एक बार और चर्चा कर लेंगे। वो आ गया फिर से कि देश के मध्य भाग में स्थित, ठीक है, जो मध्य देश के मध्य भाग में हमारी अवस्थिति देखी जाती है। और हमारे उत्तर में कौन कौन से जो राज्य स्थित हैं,
ठीक है। देखो उत्तर पश्चिम में तो ये हमारा मध्य प्रदेश का एक गंदा सा मैप बना दिया मैंने, सॉरी मापन पे नहीं है ये। तो इस क्षेत्र में हमारा राजस्थान पाया जाता है, यहाँ पे यूपी पाया जा रहा है हमारा, इस क्षेत्र में हमारा छत्तीसगढ़ पाया जा रहा है, यहाँ पे महाराष्ट्र अवस्थित है, और ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे गुजरात अवस्थित है। तो वो इसी भाषा में लिखा हुआ, पूरब में हमारा छत्तीसगढ़ है, दक्षिण में महाराष्ट्र है, पश्चिम में गुजरात है, और उत्तर पश्चिम वाला जो क्षेत्र है ये वाला, ठीक है, तो यहाँ पर राजस्थान है, और जबकि उत्तर में हमारा उत्तर प्रदेश अवस्थित है। ठीक है। और मध्य प्रदेश की जो ताप्ती नदी है वो हमारी दक्षिण से सीमा बनाती है, और जबकि उत्तरी सीमा हमारी चंबल नदी बनाती है। आगे इन सब चीज़ों पे हम विस्तार में चर्चा करेंगे। ये हमारा मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय का वीडियो है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करें। अभी हम आगे चर्चा करते हैं कि मध्य प्रदेश की जलवायु है। तो मुख्य रूप से एक क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है। देखो हमारे मध्य से कर्क रेखा निकल रही है, तो हम किस क्षेत्र में आते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं। ठीक है। और वर्षा भी हमारे यहाँ अधिक मात्रा में होती है, तो हमारी जलवायु कैसी हो जाएगी, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। लेकिन जब लेकिन हमारा जो मालवा का पठार है, मालवा वाला क्षेत्र है, वहाँ पे ना तो ज़्यादा सर्दी पड़ती है ना ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है। जबकि जो मध्य भारत का क्षेत्र है, भिंड मुरैना ग्वालियर वाला क्षेत्र, वहाँ अधिक मात्रा में तो सर्दी पड़ती है और अधिक मात्रा में गर्मी पड़ती है। ठीक है। तो वो इसी में लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश में आदर्श जलवायु पाई जाती है, जबकि जो उत्तर का मैदान है मध्य भारत का पठार, उसमें विषम जलवायु पाई जाती है। सर्वाधिक मात्रा में गर्मी और सर्वाधिक मात्रा में ठंडी देखी जाती है। अगर वर्षा की मात्रा देखी जाए तो 112 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है, लेकिन सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो पचमढ़ी में होती है सर। ठीक है। और सबसे कम कहाँ होती है, तो पचमढ़ी यहाँ आ गया, और गोहद जो भिंड तहसील में आता है, गोहद क्षेत्र, ग्वालियर से जैसे ही आप निकलोगे पिंटू पार्क करते हुए तो गोहद क्षेत्र आता है, तो वहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है। अगला है कि मध्य प्रदेश के, जो मैंने आपको बताया कि हम उष्ण कटिबंधीय क्यों हैं, क्योंकि मध्य से कर्क रेखा निकल रही है, तो मध्य प्रदेश से कर्क रेखा मध्य से निकलती है, जो मुख्य रूप से 14 जिलों से होती है। इसकी मैंने एक ट्रिक लिख रखी है, अगर आप लोगों को उचित लगे तो आप उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है। तो उसके साथ ही हमारे जो कर्क रेखा है उसको दो बार एक नदी काटती है, जिसको माही नदी कहती है, जो नदी कहते हैं, जो सरदारपुर धार वाले क्षेत्र से निकलती है। इसके साथ में हमें तीन नदियां याद रखना होती हैं। ठीक है। देखो कर्क रेखा को कौन काट रही है, ये देखो सबसे, जब ग्लोब का अध्ययन करते हैं ना हम, तो जैसे जैसे कर्क रेखा आएगी, फिर भूमध्य रेखा आएगी, फिर मकर रेखा आएगी, फिर एक ध्रुव है हमारे, इनसे पहले यहाँ आर्कटिक वृत्त आता है और यहाँ अंटार्कटिक वृत्त आता है, अंटार्कटिका का वृत्त आता है। ठीक है। तो जो कर्क रेखा को काट रही है माही, ठीक है, अच्छा है सर। इसको काट रही है हमारी जो कहाँ पे प्रवाहित होती है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, तेल की नदी भी बोलते हैं जिसको, मध्य अफ्रीका से निकलती है, नाइजर के पास से निकलती है जो, ठीक है, वो उसके यहाँ पे तो लिम्पोपी नदी, कौन सी, लिम्पोपी नदी। अब लोगों को याद आ रहा हो तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिए, लिम्पोपी नदी, जो कि दक्षिण अफ्रीका वाले क्षेत्र से निकलती है। ठीक है। तो ये मकर रेखा को दो बार काटती है। ये किसको निकाल काटती है, कांगो, कांगो या जैरो बोलते हैं इसको, कांगो नदी है जो, कांगो या जैरो। ठीक है। और ऊपर माही नदी, ऐसे इन तीनों नदियों को याद रखा जाता है, क्योंकि ये दो दो बार इन रेखाओं को काटती हैं। कांगो या जैरो नदी काटती है भूमध्य रेखा को, विस्फोट रेखा को, माही कर्क रेखा को, दक्षिणी मकर रेखा को दो बार लिम्पोपी नदी काटती है। ठीक है। अब इसके बाद में इस 14 जिले कौन से हैं, तो मैंने इसकी ट्रिक लिख रखी है एक, कि रउआ राशि भवरासा जब दम कटनी उमरासा। ठीक है। ये ट्रिक है। तो इसमें देखो रा से आ गया हमारा रतलाम, ऊ से आ गया हमारा उज्जैन, और रउआ सा। ठीक है। तो ये जो आगरमाला वाला क्षेत्र वो आ गया। उसके बाद में राशि, राशि ये आ गया राजगढ़। ठीक है। और सी से आ गया सीहोर। ठीक है। भा से आ गया भोपाल। ठीक है। और बा से आ गया विदिशा, रा से आ गया रायसेन, सा से आ गया सागर, जा से आ गया जबलपुर, और दा से आ गया दमोह, और कटनी, कटनी से आ गया उमरा माने उमरिया आ गया, और सा से आ गया शहडोल। ऐसे सभी 14 जिलों के नाम इस पे आ जाते हैं। ठीक है। तो रउआ राशि भवरासा जब दब कटनी उमरा, ठीक, मेरी ट्रिक है मतलब याद करने की, उससे मैंने ये सब नाम लिख लिए हैं। आगे चलते हैं हम इसमें। तो इसमें मध्य प्रदेश की जो कर्क रेखा से अच्छा, आप ये कब कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्क रेखा के सबसे पास में क्या पाया जाता है। तो देखिए कर्क रेखा कितने पे पाई जा रही है, 23 डिग्री 30 मिनट पे, क्योंकि 1 मिनट हो जाएगा तो पूरा वो पाया जाएगा। तो ये हमारी अवस्थितियाँ पाई जा रही हैं कि कौन किससे कितनी कितनी दूरी पर है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है। तो आप एक बार देख लीजिएगा कि भोपाल कहाँ पाया जा रहा है, सांची कहाँ पाया जा रहा है, विदिशा कहाँ है, क्योंकि उसी के पास के क्षेत्र हैं। आगे चलते हैं। तो इसमें केंद्र बिंदु के बारे में बात की गई है। तो देखो एक समय पर जब हमारा अखंड भारत था ना, अखंड भारत का अर्थ है कि आधुनिक बांग्लादेश और पाकिस्तान वाला क्षेत्र भी था, तब बैतूल का जो बरसाली क्षेत्र है
उसको अखंड भारत का केंद्र बिंदु माना जाता था। लेकिन भारत का मध्य बिंदु वर्तमान में कौन है? करौंदी जिला जो कटनी के अंतर्गत आता है उसको माना जाता है। मनोहर गांव का नामकरण किसके नाम पर किया जाता है? करौंदी जिले में अवस्थित है मनोहर गांव, उसको माना जाता है राम मनोहर लोहिया के नाम पर दिया गया है। साथ में जो हमारा मंगलनाथ मंदिर है उज्जैन में अवस्थित, वहाँ पर जो मंगलनाथ मंदिर है उसको पृथ्वी का केंद्र वहाँ पर लिखा भी है, वहाँ से कर्क रेखा निकलती है, वहाँ पर कर्क रेखा भी बनी हुई है। तो मंगलनाथ को पृथ्वी का केंद्र भी, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि यहीं से मंगल ग्रह का उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो ये सब वही बताया गया कि अखंड भारत का बरसाली जो हमारे बैतूल में अवस्थित है, इसके साथ में ये बरसाली हो गया, ये हमारा मंगलनाथ का मंदिर हो गया, और ये वर्तमान में जो मनोहर गांव है हमारा कटनी में अवस्थित, ठीक है, उस क्षेत्र उसका भी अंकन हो गया। आगे चलते हैं हम कि मध्य प्रदेश जो प्रशासनिक चीज़ें, जैसे कि हमारे कितने हैं संभाग? 10 संभाग हैं। जिले कितने हैं हमारे? 55 जिले हैं। विकासखंड कितने हैं? 313 विकासखंड है। तहसीलें हैं, तो इनमें चेंजेस होते रहते हैं, तो हम ये मध्य प्रदेश जनसंपर्क से लिया गया है और बुक में है। ये बुक बहुत अच्छी है और अच्छी खासी चीज़ें दी हुई हैं, करंट अफेयर से भी जोड़ के चीज़ें दी हुई हैं। तो कितनी है? 436 तहसीलें हैं हमारी। ग्राम पंचायत 23,000 प्लस, ऐसे याद रख लेना। नगर निगम 16+1। देखिए कहीं पे भिंड को ऐसा मान लिया जाता है भिंड से जुड़ा हुआ है वन, ठीक है, कि भिंड को कहीं मान्यता दे दी है, कई लोग बोलते हैं कि मान्यता नहीं दी है, तो हमें ऑप्शन के हिसाब से भी चलना होता है कि 16, अगर ऑप्शन में 17 है तो हम 17 भी लगाएंगे, 16 दिया हो 16 ही लगाएंगे। नगर पालिकाएं कितनी है हमारी? 98 है, और कुल ग्रामों की संख्या लगभग 55,000, 54,903 है। अब इसमें हम न्यायिक स्थिति के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो न्यायिक स्थिति के बारे में बताया गया है कि जो मध्य प्रदेश का जो न्यायालय है, हाई कोर्ट है, जिसकी स्थापना हमारी स्थापना के साथ ही हुई थी। देखो इसकी स्थापना तो बहुत पहले हुई थी, लेकिन जब से हमारा एक संयुक्त रूप से राज्य बना था ना, उससे ही इसकी स्थापना मान ली जाती है। तो जबलपुर में इसकी स्थापना हुई थी। इससे पूर्व हमारा जो मध्य प्रदेश की जो न्यायपालिका चलती थी, कहाँ से चलती थी? तो नागपुर से, क्योंकि नागपुर हमारे जो पार्ट था उनका जो उसका ये भाग हुआ करता था हमारा, ठीक है, जो मध्य भारत का जो क्षेत्र हुआ करता था उसका ही हमारा पार्ट हुआ करता था। साथ में हाईकोर्ट भवन है जो जबलपुर में अवस्थित है, उसकी किसने वास्तुकार कौन थे? हेनरी इरविन। पूछ लिया जाता है कि भारत भवन के चार्ल्स कोरिया जी हैं, और जो हमारा हाई कोर्ट है उसके वास्तुकार कौन थे? हेनरी इरविन जी। उसके बाद 1968 में इंदौर और ग्वालियर में इसकी 2 खंडपीठों की स्थापना की गई थी, ठीक है। इसकी तीसरी खंडपीठ प्रस्तावित है कहाँ पर? भोपाल में प्रस्तावित है। इसमें साथ में ही जो जबलपुर हाई कोर्ट है, ठीक है, जबलपुर हाई कोर्ट है, उसका जो भवन है उसमें किसने सहयोग किया था? तो राजा गोकुलदास जी हुआ करते थे उस क्षेत्र के, महाकौशल के, तो उनके द्वारा इसमें सहयोग प्रदान किया गया था। अब एक बार हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनके द्वारा भारत को 2038 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा गया। उसी की तर्ज पर हमने भी अपने डॉक्यूमेंट्स में विकसित मध्य प्रदेश @2047 क्या इस दिन हमारे भारत को अंग्रेजों से जो उनका समय था उससे आज़ादी के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, जिसमें हमने क्या लक्ष्य रखा है कि हमारी जो जीडीपी है 2 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी, और 2 ट्रिलियन डॉलर के साथ में हमारी जो है 15.03 लाख करोड़ का सकल घरेलू उत्पाद हो जाएगा, ठीक है। और प्रति व्यक्ति आय कितनी हो जाएगी? अभी आंकड़ों के अनुसार जो भी आंकड़ा दे रहे हैं 1.6 लाख से बढ़ाकर कितने कर देंगे हम? हमारे प्रत्येक व्यक्ति के 22 लाख रुपए एवरेज औसत रुपए पैसे कमाएंगे, ये हमारा लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। आगे चलते हैं हम, जिसमें हमारे राजनीतिक मध्य प्रदेश की राजनीतिक स्थिति के बारे में बताया गया कि हमारी विधानसभा की सीटें कितनी हैं, हमारी लोकसभा की सीटें कितनी हैं, और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं। तो देखो पहले जो पहले हुआ करती थी अविभाजित मध्य प्रदेश की, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद में आज जो वर्तमान स्थिति है हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो उस समय पे कितनी हुआ करती थी? 320 हुआ करती थी विधानसभा की सीटें। लोकसभा की सीटें 40 हुआ करती थी और राज्यसभा की सीटें 16 हुआ करती थी। लेकिन जब 1 नवंबर 2000 में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बना, तो वहाँ पर 90 सीटें चली गई, तो हमारे पास कितनी बची? 30 सीटें बची, जिसमें से 47 हमारी एसटी के लिए रिजर्व हैं और 35 हमारी एससी के लिए रिजर्व हैं, क्योंकि इनकी संख्या के आधार पर वर्गीकृत किया गया, क्योंकि हमारे यहाँ पे एसटी की जनसंख्या लगभग 21.01% पाई जाती है, और यहाँ पे एससी की संख्या 15.6% के आसपास पाई जाती है। उसी के आधार पर इनकी सीटों को वर्गीकरण किया गया है। साथ में 11 हमारी लोकसभा की सीटें छत्तीसगढ़ में चली गई, तो वर्तमान में 29 सीटें हैं, जिसमें से एसटी के लिए 6 सीटें,
और एससी के लिए 4 सीटें आरक्षित रखी गई हैं। और राज्यसभा की 5 सीटें छत्तीसगढ़ में चली गई, तो वर्तमान में 11 सीटें हमारे यहाँ पर राज्यसभा की हैं। कई बार सीधे से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की वर्तमान कितनी सीटें हैं, तो 47। अगर दोनों की सीटें मिला के पूछ लिया जाता है तो 82 सीटें निकलती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। तो यही कि जो आत्मनिर्भर, और इसके साथ ही जब उस समय पे हम एक कोविड के काल में एक मैप लेके आए थे आत्मनिर्भरता का रोड मैप, तो उसको भी मध्य प्रदेश द्वारा लागू किए जाने वाला मध्य प्रदेश या जारी करने वाला पहला राज्य बना था। अभी मध्य प्रदेश द्वारा 3 वर्षीय रोलिंग प्लान लेके आया गया है कि वर्ष 2028-29 तक हम अपनी भारत में मध्य प्रदेश में रोलिंग प्लान लेके आए हैं। तो एक आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि रोलिंग प्लान देश में कौन सा राज्य लेके आया है, तो मध्य प्रदेश देश में रोलिंग प्लान लेके आए। कितने वर्षों के लिए लेके आए हैं, तो 3 वर्षों के लिए हमें रोलिंग प्लान लेके आए हुए हैं। अब थोड़ी सी सामान्य जानकारी देख लेते हैं और भी क्या है कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, 3,08,252। कहीं पे आपको 45 या 48 भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि हमारा जो करार क्षेत्र है, करार घाटी क्षेत्र है, जो जैसे कि हमारे मध्य प्रदेश का मैप हुआ, मापन के लिए नहीं है ये जनरली, तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर करार घाटी क्षेत्र पाया जाता है, जो छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करता है, उसको लेके कभी कभी विवाद बना रहता है। ठीक है, तो 52 या 48-45 आपको दिख जाए तो हमें वो नहीं करना है। ठीक है, अब है इसमें क्षेत्र वर्तमान में मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा जिला। देखो पहले होता था छिंदवाड़ा, हम ऐसे याद करते CSS, तो पहले होता था छिंदवाड़ा, शिवपुरी और सागर। अब इसमें से पाडोना अलग हो गया तो इसका क्षेत्रफल क्या कम हो गया, अभी पीछे आ गया। तो अब कौन सी हो जाएंगे, अगर दो क्रम में देखा जाए तो शिवपुरी और श्योपुर है, सॉरी सागर नहीं है, श्योपुर है। ठीक है, तो शिवपुरी और श्योपुर। ठीक है, और सबसे छोटा निवाड़ी, जहाँ पर ओरछा रामलला अवस्थित हैं। ठीक है, सॉरी जो राजा राम की रूप में पूजा जाता है वो ओरछा में अवस्थित है। साथ में मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा और जनसंख्या के आधार पर पांचवा स्थान रखता है देश के अंतर्गत। ठीक है, वही करार मध्य प्रदेश में करार घाटी जो विवाद है उसके तहत इसकी कभी कभी इतनी क्षेत्रफल मापा जाता है। अब चलते हैं हम जनसंख्या वाले सेक्टर पर कि मध्य प्रदेश की जो 2011 की जनगणना थी वो 7,26,26,06 कुछ थी, ऐसे पूरी याद की जाती है। तो 7 ऐसे रख याद कर लो। क्या है, मध्य प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है, किस जिले की है, इंदौर की, लगभग 32 लाख उस समय पे। ठीक है, अब अगर ये नवीनतम आंकड़े देखो वर्तमान पूछ लिया जाए तो पाडोना होगा सबसे कम, लेकिन अगर 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जाए तो हरदा होगा सबसे कम। बस इतना याद रखना है। साक्षरता तो कितनी पाई जाती है, 69.32%। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, तो हमारे जबलपुर में पाई जाती है। और सबसे कम कहाँ पाई जाती है, अलीराजपुर। अलीराजपुर की जो साक्षरता देश में भी सबसे कम पाई जाती है अगर जिलों में देखी जाए तो कितनी, 36%। जब जनसांख्यिकी पढ़ेंगे ना तो इसके अंदर हम इस पर सब डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके लिंगानुपात, तो मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, 941, 31। बालाघाट का सबसे ज़्यादा, इसको हम ऐसे याद करते हैं बाम के नाम से, बालाघाट, अलीराजपुर और मंडला 3 के क्रम में आते हैं। और सबसे कम कितना है, भिंड का। ठीक है, कितना है, 837 उस समय। अभी हमारी नई जनगणना की जाएगी जो 2 चरणों में होगी, 27 में 2 चरणों में होगी, 27 तक। ठीक है, अगला है जनसंख्या वृद्धि। सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई थी हमारी, इंदौर में 32% के आसपास में, और न्यूनतम कहाँ हुई थी, अनूपपुर में। तो देश में पूछ लिया जाता है तो मेघालय में सबसे अधिक है। और सबसे नकारात्मक देखी जाती है तो नागालैंड में, माइनस में हो गई पूरी। और ऐसी जनसंख्या घनत्व कितना है, प्रति किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं हमारे यहाँ पे, तो हमारे यहाँ पे कितने रहते हैं, सबसे ज़्यादा 236 लोग रहते हैं। सबसे जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ है हमारा, भोपाल में है। और न्यूनतम कहाँ है, डिंडोरी में। मैंने इसको ऐसे याद किया था, DSP, डिंडोरी श्योपुर पन्ना, 94, 104 और 111 है ये शायद है। तो ये ऐसे मैंने इसको याद किया। DSP क्या करता है, जब भीड़ इकट्ठी हो जाती है तो उनको डिस्पर्स करने का काम करते हैं पुलिस वाले। ठीक है, अगला है हमारा मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति। तो इसमें है मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की फसलें होती हैं जिनमें मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है, जैसे कि संतरा हुआ, टमाटर हुआ, धनिया हुआ, सोयाबीन हुआ, दलहन हुए, मसाले हुए। ठीक है, धनिया के लिए कुंभराज जो गुना में अवस्थित है, ये एशिया की सबसे बड़ी धनिया की मंडी है। जो MDH के दादाजी थे ना, वो भी इस मंडी को विजिट करने आते थे। और यहाँ पे 35,000 की क्विंटल की बाली धनिया भी प्राप्त होती है, क्योंकि हमारे एक परिचय के मंडी इंस्पेक्टर साहब हैं तो वो इसके बारे में बताते रहते हैं। और टमाटर
टमाटर भी शिवपुरी वाले क्षेत्रों में बहुत उगाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो धनिया है ना, आज भी बैलगाड़ियों में बिकने आती है, क्योंकि धनिया की मात्रा अधिक ही होती है। तो धनिया से जुड़े हुए थोड़ा फैक्ट रखो कि मध्य प्रदेश कहीं नहीं, जैसे कि बेडिया मिर्च है खरगोन की, उसको भी बहुत फेमस है। जैसे आप उस क्षेत्र में जाओगे ना, रोडों के किनारे भी लोग बेचते हैं। तो कभी कभी भी किसी क्षेत्र से गुजरा करो ना, तो हम एक स्टूडेंट है तो हमें नॉलेज होना चाहिए कि यार यहाँ की क्या फेमस है चीज़ें, तो वो हमें दिख जाती हैं, ठीक है। तो अगला है हमारा कि अगला है कि गेहूं, मक्का, प्याज, हरी मटर, अमरूद, हरी मिर्च के उत्पादन में भारत में मध्य प्रदेश का द्वितीय स्थान है। देखो हर बार पेपर में पूछा जा रहा है, गेहूं उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, दालों उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो इससे जो हमारा करंट अफेयर्स भी कवर हो जाता है, इससे कि हम यहाँ से भी सीधा सीधे अगर हम ये भी पेपर पढ़ के चले जाते हैं ना, 2-3 क्वेश्चन इससे भी सीधे आ जाते हैं मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय से, ठीक है। हीरा, मैग्नीज, तांबा, ठीक है, उसमें प्रथम स्थान है। अगर हम ये भी नहीं पता हो ना कि वो दूसरा वाला जो दिया हुआ है वो भी नहीं पता हो, लेकिन इनका पता है ना, इन्हें में प्रथम स्थान है, द्वितीय स्थान है, तो भी हम एलिमिनेशन मेथड से हम अपने क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। अब है जो नवीन हमारा स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ था 24-25 के लिए, उसमें मध्य प्रदेश का क्या है, देखो अब 2 अवार्ड दिए जाते हैं, एक दिया जाता है सुपर स्वच्छता लीग अवार्ड, एक दिया जाता है राष्ट्रपति अवार्ड, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, राष्ट्रपति अवार्ड। तो राष्ट्रपति अवार्ड में उज्जैन का चौथा स्थान रहा। इसके साथ में जो सुपर लीग थी उसमें नंबर 1 किसके साथ में, सूरत के साथ में हमने जगह साझा की है। उसके अंदर भोपाल बना दूसरा, जो 10 लाख से अधिक आबादी में हमारे जो राज्य का दूसरा शहर, स्वच्छ शहर। साथ में उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, देवास, अन्य क्षेत्रों को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए। तो ध्यान रखने ना, राष्ट्रीय पुरस्कार चीज़ अलग है, उसमें अहमदाबाद को पहला स्थान है, ध्यान रखना, राष्ट्रपति पुरस्कार में। लेकिन सुपर लीग में इंदौर के साथ में सूरत को प्रथम स्थान है, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया। अब हम एक चर्चा कर लेते हैं ब्रीफली कि जो मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य हैं, मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, उनके बारे में हल्की फुल्की चर्चा कि उनकी सीमा हमारे मध्य प्रदेश के कितने जिलों से मिलती है, उनके कितने जिले मध्य प्रदेश से लगते हैं, इनके बारे में हल्की फुल्की चर्चा कि उनके यहाँ पर प्रथम या द्वितीय कौन रहा, तो वो हम चर्चा कर लेते हैं। अगला पहला लेते हैं हम गुजरात। तो देखिए, जो सौराष्ट्र प्रांत था उससे गुजरात और महाराष्ट्र अलग हुए, तो 1 मई को ये अलग होते हैं, ठीक है। 1 मई को अलग होते हैं। उस समय उनके, ये हमें सब नहीं पढ़ना है, बस हमारे लिए पढ़ने लायक चीज़ है ये कि मध्य प्रदेश के कौन से जिले लगते हैं। तो अलीराजपुर और झाबुआ लगते हैं। अलीराजपुर महाराष्ट्र और गुजरात दोनों से सीमा साझा करता है, और झाबुआ गुजरात और राजस्थान से अपनी सीमा साझा करता है। उसके भी 2 जिले लगते हैं, वो कौन से हैं, दाहोद और छोटा उदयपुर। कौन कौन से सीमा लगती हैं गुजरात के जो 2 जिलों की, दाहोद और उदयपुर। कभी पूछ लिया जाए तो हम लगा सकते हैं। उसके बाद हम, हमारे लिए विशेष और क्या है कि मध्य प्रदेश की न्यूनतम सीमा अगर किसी से लगती है तो वो कौन सा राज्य है, तो वो गुजरात राज्य है। और अधिकतम पूछ ली जाए तो वो उत्तर प्रदेश है, उसे भी हम पढ़ेंगे। देखो ये पॉइंट लिखा हुआ है, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश सीमा स्पर्श करती है। साथ में आप उसके बारे में कि नमक, कपास, मूंगफली के उत्पादन में गुजरात का प्रथम स्थान है। ये हमारे 2022 के पेपर में स्पष्ट से सीधे 2022 में पेपर आया था, क्वेश्चन में आया था पेपर में, ये सीधा डायरेक्ट लिखा हुआ था। तो ये भी इंफॉर्मेशन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर प्रदेश, ठीक है, तो इसका गठन कब हो रहा है, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। 24 जनवरी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था और हमारा जो संविधान लागू करना थी हमें, तो उससे 2 दिन पहले ही इनका गठन हो रहा है, क्योंकि 26 जनवरी को हमने अपना संविधान लागू कर दिया था 1950 में, ठीक है। तो उससे पहले 2 दिन पहले, इसी दिन 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ये हमारे उसके लिए भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं सरोजनी नायडू जी, क्योंकि ये हमारी पहली कांग्रेस की महिला अध्यक्ष बनी थी भारतीय। इससे पहले 1917 में एनिवेशन बन चुकी थी। तो सरोजनी नायडू यहाँ की पहली राज्यपाल बनती हैं। और गोविंद वल्लभ पंत जी थे, वो उनके यहाँ के पहले चीफ मिनिस्टर बनते हैं, क्योंकि कई बार उत्तर प्रदेश और एमपी से जुड़े हुए कई क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लेते हैं। उसकी राजधानी तो लखनऊ को सभी को पता है। वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी चीफ मिनिस्टर हैं और आनंदीबेन पटेल जी यहाँ की ही राज्यपाल हैं, जो मध्य प्रदेश की कुछ समय तक कार्यवाहक राज्यपाल भी रही थी। अब है अगला कि मध्य प्रदेश के कितने जिलों की सीमा लगती है, तो 14 जिलों की सीमा लगती है। कई बार क्वेश्चन में ये मऊगंज भी देखो, इसको हाईलाइट करना है हमें। पहले 13 की लगती थी तो मऊगंज की लगने लगी, जो रीवा से अलग होकर नया जिला बना था। और जो सबसे बड़ा हमारा वाटरफॉल है वो मऊगंज में ही अवस्थित है। तो लेकिन मैयर की सीमा नहीं लगती है, इतना आपने ध्यान रखना है। तो मैयर की सीमा नहीं लगती है। उसके साथ में यूपी के जो ज़िले हैं उनकी सीमा पे कितने ज़िले हैं कि आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, ठीक है, महोबा, बांदा, चित्रकूट, 11 जिलों की सीमा हमारी उत्तर प्रदेश से हमसे लगती है, ठीक है। लेकिन जबकि एक इसके लिए क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा जिला है जो तीनों ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, तो वो है ललितपुर।
ठीक है, कौन सा है? ललितपुर। जैसे कि त्रिपुरा के लिए बोला जाता है कि यह हमारा ऐसा कौन सा राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो वो त्रिपुरा है। इसी प्रकार से ललितपुर के लिए पूछ लिया जाता है जो मुख्यतः मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, तो वो कौन सा है? ललितपुर क्षेत्र है। ठीक है। और सोनभद्र के बारे में क्या कहा जाता है कि इसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है। किससे लगती है? हमारे मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से और बिहार से। ठीक है, सोनभद्र की सीमा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पर नहीं, अगले पॉइंट पे चलते हैं। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा हमसे इससे साझा करते हैं। ठीक है। और अन्य स्रोतों में क्या क्या प्राप्त होता है? राजस्थान भी मिलता है, जो कि मुख्य रूप से त्रुटि है इसमें, तो हम ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। और दूध और आम उत्पादन में मध्य प्रदेश का, वो उत्तर प्रदेश का है प्रथम स्थान है देश में। और मध्य प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में कौन सा है? थर्ड स्थान। सेकंड पे कौन आ जाएगा? राजस्थान आ जाएगा। ठीक है। अगला चलते हैं राजस्थान। ठीक है। 30 मार्च 1949 को राजस्थान का, जो आज जो वर्तमान का राजस्थान है, उसका गठन होता है, क्योंकि ये भी कई रियासतों में बटा हुआ था। यहाँ पे भी 7 चरणों में इनका वो चलता है, एकीकरण का चरण। ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश की यहाँ स्थापना होती है 49 में। राज्यपाल गुरु निहाल सिंह जी थे। हीरालाल शास्त्री जी पहले यहाँ के मुख्यमंत्री बने और जयपुर यहाँ की राजधानी बनी। वर्तमान में इसके मध्य प्रदेश के 10 जिले इनसे सीमा करते हैं। कौन से? मुरैना। मुरैना उत्तर प्रदेश और इससे राजस्थान से सीमा साझा करता है, दोनों से। श्योपुर, शिवपुरी। शिवपुरी उत्तर प्रदेश, यूपी और राजस्थान से भी सीमा साझा करता है। ठीक है। गुना, राजगढ़, आगर मालवा, मंदसौर, ठीक है, और नीमच, रतलाम। रतलाम 2 बार सीमा साझा करता है राजस्थान से। पूछ लिया जाए राजस्थान से 2 बार सीमा साझा कौन सा करता है, तो रतलाम करता है। शिवपुरी और मुरैना ये दोनों उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों से सीमा साझा करते हैं। अब उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि राजस्थान के कौन से जिले हैं। तो राजस्थान के भी 10 जिले हैं जो मध्य प्रदेश से अपनी सीमा साझा करते हैं। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसगढ़। यहाँ पर हींग के लिए बहुत फेमस है। प्रतापगढ़ हींग के लिए, एक हींग के लिए प्रतापरथ, एक हाथरस, देश में हींग के लिए बहुत फेमस है। ये हमारे सामान्य नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। जब नीमच से जाएंगे तो प्रतापगढ़ हम पहुंच जाते हैं बस से जाकर। ठीक है। अब है विशेष, यहाँ वो राजस्थान किस लिए विशेष है? तो संगमरमर, चांदी, टंगस्टन। ठीक है, इसका मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। कई का सीधा क्वेश्चन हमारे पेपर में क्वेश्चन आना ही है, जोड़ियों में या फिर ऑप्शन में। तो इससे गुजरात, राजस्थान, इससे जुड़ा हुआ, उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ठीक है। और चंबल घाटी परियोजना हम हमारी और राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है। ठीक है, जिसमें हमने बहुत सारे बांध बनाए हैं, जैसे कि गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर। ठीक है, 50-50% है हमारा इसमें। ठीक है, 50-50%। और कोटा बैराज, ये चंबल नदी पर बंधे हुए बांध हैं जो मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ठीक है। अगला है हमारा, कुछ पॉइंटों में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिंधी जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं मिलती है, लगती है, ध्यान रखना। कई बार लोग इसको लगी हुई मान लेते हैं, जबकि मंडला की सीमा लगती है। कई बार बोलते हैं वहाँ पर जो कार्यरत अधिकारी हैं उनके द्वारा ये बताया गया है, तो हमें याद, बाद में हमें इसका पॉइंट देखने को भी मिलेगा। अब है हमारा, अब महाराष्ट्र के बारे में चर्चा। तो वही, गुजरात और महाराष्ट्र अलग हुए थे उस समय, जो पूरा उनका एक प्रांत था। तो 1 मई उसमें 1960 में इसका गठन होता है। ठीक है। और सर कुंवर महाराज सिंह बम्बई के प्रथम राज्यपाल बने और श्री प्रकाश जी यहाँ के 1960 में जो थे वो प्रथम राज्यपाल बने। वैसे राज्यपाल कहीं के कहाँ के थे? वहीं के थे, उससे पहले 1960 से पहले। और यशवंत राव चौहान, वहाँ पर क्या है, इनके नाम पर एक अभ्यारण्य भी हैं कई। तो चौहान जी थे, यशवंत राव चौहान जी। एक बार MPPSC में सीधा जोड़ियों में पूछ लिया गया था, मोरारजी भाई देसाई, यशवंत राव चौहान। तो हमें इन सब चीज़ों को देख के अच्छे से चलना है। 20 के पेपर या 21 के पेपर में पूछा गया था। राजधानी कौन सी वर्तमान में? मुंबई। मध्य प्रदेश के कितने जिले लगते हैं? तो मध्य प्रदेश के 10 जिले सीमा साझा करते हैं और इनके लगभग 8 जिले हमसे सीमा साझा करते हैं। ठीक है। तो हमारे कितने लगते हैं? 10 जिले, इनके लगते हैं 8 जिले। पूछ लेते हैं। अलीराजपुर, यह है गुजरात से भी सीमा साझा करता है, महाराष्ट्र से भी सीमा साझा करता है। बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी। देखो पहले 9 लगते थे, अब कितने लगने लगे हैं? अब 10 लगने लगे हैं। ठीक है, क्योंकि पाडोना भी लगने लगा है। पाडोना, बालाघाट। पूछ ले, बालाघाट छत्तीसगढ़ से भी सीमा साझा करता है और
हमारा महाराष्ट्र से भी सीमा साझा, उसी प्रकार से अलीराजपुर गुजरात से भी सीमा साझा करता है और हमारी महाराष्ट्र से भी सीमा करता है। उनके कौन कौन से लगते हैं? गोंदिया, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र, पास वाला क्षेत्र, भंडारा, नागपुर, अमरावती, बुडवाना, जलगांव, ढुलेर। जब हम मध्य प्रदेश का एकीकरण पढ़ते हैं ना कि मध्य प्रदेश का एकीकरण कैसे हुआ, तो ये अमरावती, भंडारा, बुल्ढाना, ये मध्य प्रदेश के पहले नागपुर क्षेत्र के अंतर्गत आते थे, ठीक है, लेकिन वर्तमान में ये महाराष्ट्र का पार्ट है, क्योंकि जब हमारा एकीकरण हुआ तो हमने सब चीज़ें एक दूसरे से एक्सचेंज करके चीज़ रख ली। जैसे कि सिरोंज तहसील हुई, सुनील टप्पा वाला क्षेत्र हुआ तो हमने राजस्थान से एक्सचेंज कर लिया था, वो सब चीज़ें। वस्त्र उत्पादन में और शक्कर उत्पादन में मध्य प्रदेश वर्तमान में अग्रणी राज्य है। अब चलते हैं हम हमसे अलग हुए राज्य छत्तीसगढ़ के बारे में, ठीक है। तो 1 नवंबर 2000 में इसका गठन होता है। पहले जो राज्यपाल थे दिनेश चंद्र सहाय जी थे और अजीत जोगी जी के प्रयास से यह अलग हुआ था मुख्य रूप से। तो पहले चीफ मिनिस्टर वही बने। रायपुर इसकी राजधानी है। अब नया रायपुर विकसित किया जा रहा है, इसके लिए हमारे 7 जिले लगते हैं इनसे, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ से हमारी सीमा साझा करते हैं। कौन सा है? सिंगरौली, सींधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला व बालाघाट, ठीक है। तो सिंगरौली इससे भी सीमा साझा कर रहा है और उत्तर प्रदेश से भी सीमा साझा करता है। बालाघाट यहाँ से भी सीमा साझा कर रहा है और महाराष्ट्र से भी सीमा साझा कर रहा है। उसके साथ में इसकी जो सीमा लगती है जैसे बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, मुंगेली, जो कबीरधाम, राजगंज, इनके जो क्षेत्र हैं मुख्य रूप से जीपीएम, ये वहाँ पे उनका नाम रखा है उन्होंने, केसीजी आदि जो क्षेत्र हैं वो हमारी मध्य प्रदेश सीमा साझा करते हैं, उनके जिले हैं। और लेकिन टिन और लोहा उत्पादन में मध्य प्रदेश, सॉरी, छत्तीसगढ़ एक अग्रणी राज्य है। आप उसके बारे में वही जो दो दो राज्यों से सीमा साझा कर रहे हैं उन सब के बारे में एक बार चर्चा करेंगे। जो मैंने आपको पहले बताया था कि मंडला की सीमा कई पुस्तकों में बताया गया कि नहीं लगती है, लेकिन वहाँ पर जो चयनित नीलेश टेम्बरे जी हैं तो उनके द्वारा इस जो पुस्तक के संपादक हैं उनको ये बताई गई, तो उनके द्वारा ये बताया गया है कि उसकी जो बिछिया तहसील है उसकी सीमा साझा होती है मध्य प्रदेश की सीमा छत्तीसगढ़ से, ठीक है, मंडला जिले की। मैंने जो आपसे पहले ही चर्चा कर दिया, जो मुरैना जिला है उसकी सीमा किससे लगती है? राजस्थान उत्तर प्रदेश से। सीपरी की सीमा भी राजस्थान उत्तर प्रदेश से। सिंगरौली उत्तर प्रदेश व छत्तीसगढ़ से। बालाघाट छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से। अलीराजपुर गुजरात और महाराष्ट्र से। और झाबुआ गुजरात और राजस्थान से। और एक और पॉइंट बताया था मैंने, रतलाम से जुड़ा हुआ, 2 बार सीमा साझा करता है अलग अलग जगह से। किससे? राजस्थान से। कभी अगर ऐसा उल्टा सीधा क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको भी लगा सकते हैं। अगला है मध्य प्रदेश के ऐसे कौन कितने जिले हैं जिनकी सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगती? तो कितने जिले हो गए? 18 जिले हो गए जिनकी सीमा किसी भी राज्य से, वही लिखा हुआ है, स्पर्श नहीं करती है। जैसे ग्वालियर क्षेत्र हुआ, विदिशा, उज्जैन, धार, देवास, इंदौर, शाजापुर, सीहोर, भोपाल, रायसेन, नर्मदापुरम, हरदा, दमोह, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, उमरिया, मैहर, ठीक है, ये आते हैं। उसके बाद में एक ब्रीफ एक नज़र में कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से ज़िले इनसे लगते हैं। तो 14 ज़िले मैंने आपको बता दिया। 10 ज़िले राजस्थान से लगते हैं, 2 ज़िले गुजरात से लगते हैं, उनका भी दाहोद और छोटा उदयपुर लगता है। और महाराष्ट्र से 10 लगते हैं और छत्तीसगढ़ से 7 लगते हैं, ठीक है। इस वीडियो में यहीं तक था। अगली जो लेक्चर लेके आएंगे हम, तो उसमें हम मध्य प्रदेश की जो मुख्य प्रशासनिक व्यवस्था है उसके बारे में, संभाग हैं उनमें कितने जिले आते हैं, मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो कैसे कैसे विभाजित होके, उसके बाद में फिर अगर अगली वीडियो लेके आएंगे हम तो मध्य प्रदेश की भौगोलिक दशाएं एवं भौगोलिक संरचना के बारे में बताएंगे, ठीक है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, मैं डेली यहाँ पर मध्य प्रदेश जीके की एक सीरीज लेके आने वाला हूँ जिसमें लगभग 1 या 1.5 महीने में हम पूरी मध्य प्रदेश खत्म कर लेंगे। इसके साथ में हम एमसीक्यू सीरीज भी लेके आएंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।